बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टैली ERP 9 में सैलरी या पे रोल मैनेजमेंट को। तो हम आज सीखेंगे कि आप टैली में अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिहाज से अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ऐड करेंगे, कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस वगैरह लगाएंगे और इसके अलावा हम जो है वो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ कैसे पे करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि टैली ERP 9 में जो पे रोल है वो काफ़ी लेंथी और ट्रिकी पार्ट है इसका, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। मैंने इस वीडियो को एक ही पार्ट में कंप्लीट करना है क्योंकि अगर मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करता हूं तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो हम एक ही पार्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रज़ा एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली जो है नेक्स्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो टैली ERP 9 को मैं कर लेता हूं यहाँ पर ओपन, और ओपन करने के बाद मैं अपनी डेमो कंपनी को ओपन करता हूं जिस पर हम अपनी डे 1 से वर्किंग करते आ रहे हैं। मैं एजुकेशनल मोड में जाता हूं और यहां पर हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया। अगर यहां पर आप देखें गेटवे ऑफ टैली में तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी टैब मौजूद नहीं था और पे रोल का टैब भी मौजूद नहीं था। मैंने जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था तब हमने इन्वेंट्री इन्फो और इन्वेंट्री वाउचर की ऑप्शन को ऐड करना सीखा था। आज क्योंकि हम पे रोल मैनेजमेंट को सीखने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको पे रोल की ऑप्शंस को एनेबल करना भी सिखाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे या आप यहाँ पर डायरेक्टली फीचर्स में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर फीचर्स में आ चुका हूँ। फीचर्स में हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स को ओपन कर लेता हूँ और अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए कॉस्ट प्रॉफिट मैनेजमेंट सेंटर मैनेजमेंट में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेन पे रोल और यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसको हम यस कर देंगे। इसको यस करने के अलावा हम यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन लिखी हुई है मेंटेन मोर देन 1 पे रोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी हम यस कर देंगे और एंटर प्रेस करते हुए इस सेटिंग को हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो अभी हमने सीखा है कि आप पे रोल के टैब को या ऑप्शन को कैसे एनेबल करते हैं। हमने यहाँ पर पे रोल के टैब को एनेबल कर लिया है। मैं अब कंपनी फीचर्स से बैक जा रहा हूँ एस्केप की प्रेस करके। आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले मास्टर्स में पे रोल इन्फो की ऑप्शन आ चुकी है और इसके अलावा ट्रांजैक्शन में भी पे रोल वाउचर की जो है वो टैब आ चुका है। हमने इससे पहले इन्वेंट्री के बारे में देखा था। यहाँ पर हम क्या करते थे, मास्टर्स में इन्वेंट्री इन्फो में अपनी इन्वेंट्री को डिफ़ाइन करते थे कि हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री होगी, वो किस लिहाज से उसका यूनिट ऑफ मेजर्स क्या होगा, और इस तरह से हम जो है वो अपनी स्टॉक आइटम्स को भी डिफ़ाइन करते थे। और उसके अलावा हम फिर सेल और परचेज़ करने के लिए यहाँ पर उसकी ट्रांजैक्शन करते थे अकाउंटिंग वाउचर में। सेम एज़ इन्वेंट्री की तरह ही हम पे रोल को भी आज ऐसे ही करेंगे। हमने मास्टर्स में पे रोल को कंप्लीट डिफ़ाइन करना है कि पे रोल में आपके जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन कौन से होंगे, उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे और आप उनको किस किस तरह से सैलरी पे करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर सब कुछ ऐड करने के बाद पे रोल के वाउचर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पे रोल इन्फो में जाता हूँ या आप सिंपल यहाँ पर शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर का L लिखा हुआ है, इसको L प्रेस करने से ये इसकी शॉर्टकट की भी वर्क करेगी। जैसे ही मैंने पे रोल इन्फो को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फर्दर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने इन तमाम ऑप्शंस को आज जो है वो समझना है। सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरीज़ मौजूद है। एम्प्लॉय कैटेगरीज़ को बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉय कैटेगरीज़ को बनाना भी ज़रूरी है।
इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप कौन कौन से हैं, एम्प्लॉयज़ आप ऐड करेंगे। फिर हम देखेंगे वर्किंग के यूनिट्स कौन कौन से हैं, किन बेस पर वर्किंग करेंगे हम, अटेंडेंस या प्रोडक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होंगी, और सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर मौजूद है पे हेड्स का। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वाउचर टाइप्स भी मौजूद है, हम यहाँ पर वाउचर्स भी क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरीज़ में जाता हूँ। एम्प्लॉय कैटेगरीज़ में एंटर होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम एज़ जैसे हमने लेजर्स क्रिएट किए थे, सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते थे और मल्टीपल, वैसे ही यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरीज़ भी हम सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा मल्टीपल कैटेगरीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम प्रेफर करेंगे सिंगल कैटेगरी को, क्योंकि हम सिंगल कैटेगरी में जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को डिटेल में लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय कैटेगरी में लिखेंगे अपनी एम्प्लॉय की कैटेगरी। बाज़ात सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी जो बिज़नेस है उसके दो डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल से एक प्रोडक्शन एरिया होता है जहाँ पर आपकी लेबर वर्किंग करती है, सुपरवाइज़र्स होते हैं उनके ऊपर, और दूसरा आपका ऑफिस होता है जहाँ पर आपके फाइनेंस के डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग और HR वगैरह का डिपार्टमेंट होता है। इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉय की कैटेगरी को लिखना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, दो कैटेगरीज़ क्रिएट करेंगे। एक का नाम रखेंगे हम फैक्ट्री और दूसरे का नाम रखेंगे हम हेड ऑफिस। फिर हम फर्दर जो है वो एम्प्लॉयज़ के ग्रुप क्रिएट करेंगे। प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री के अंदर भी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफ़ाइन करेंगे, और जो है वो हम अपने हेड ऑफिस के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस हमारी फ़र्स्ट कैटेगरी हो चुकी है। इसको मैं किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ूंगा और इसको सेव कर लूँगा। सेकंड कैटेगरी में हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री। फैक्ट्री लिखने के बाद इसको भी सेव कर लेंगे। मैंने अभी तक दो कैटेगरीज़ क्रिएट की हैं, एक का नाम था हेड ऑफिस और एक का नाम है फैक्ट्री। मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि क्यों हमें दो कैटेगरीज़ या दो से ज़्यादा कैटेगरीज़ की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हमारे बिज़नेस के की लोकेशन जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है और उसी बेस पर उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, उन्हीं के अंदर ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेव कर लेंगे। मैंने दो यहाँ पर कैटेगरीज़ क्रिएट कर ली है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले फैक्ट्री का एक कैटेगरी बन चुकी है और उसके बाद हेड ऑफिस की सेकंड कैटेगरी मौजूद है। अभी हमने देखा कि आप एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज़ को कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद अब सेकंड नंबर पर हमारा जो काम है, हमने एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। ग्रुप्स के से मुराद ये है कि आपके जो बिज़नेस है, आपका बिज़नेस है, उसमें जो आपने कैटेगरीज़ ऐड की हैं उनके फर्दर नीचे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनको हम लिखेंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हम एम्प्लॉय ग्रुप्स को क्रिएट करने जा रहे हैं। एम्प्लॉय ग्रुप्स को मैंने एंटर किया और यहाँ से आप अगेन सिंगल ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल ग्रुप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर आपको सजेशन भी दूंगा और प्रेफर भी करूँगा कि आप हमेशा सिंगल ग्रुप को ही क्रिएट करें। जैसे ही मैंने सिंगल ग्रुप को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन में कैटेगरी की ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर राइट साइड में जो दो कैटेगरीज हमने डिफ़ाइन की थी वो भी आ चुकी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेड ऑफिस में जो हमारा डिपार्टमेंट है उनको ऐड करते हैं। मैं कैटेगरी में हेड ऑफिस लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरा पहला जो डिपार्टमेंट है वो है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट और इसको सेव कर दूँगा। सेकंड हमारा डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस का है और फाइनेंस की बजाय इसको HR कर लेते हैं। HR का डिपार्टमेंट है, इसको भी हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। मैंने इस वक्त दो डिपार्टमेंट ऐड किए हैं हेड ऑफिस में। अब हम दो डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं अपने फैक्ट्री में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की कैटेगरी को बनाना कितना ज़रूरी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एम्प्लॉय की कैटेगरी को लाजमी क्रिएट करें। अब मैं क्या करता हूँ, हेड ऑफिस की बजाय फैक्ट्री को ले लेता हूँ यहाँ पर और फैक्ट्री में हम दो जो है वो डिपार्टमेंट्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ वर्कर्स। फैक्ट्री में हमारे वर्कर्स भी होंगे और इसके बाद वर्कर्स के अलावा इन वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइज़र्स भी होंगे। इसको भी सेव कर लेते हैं। मैंने इस वक्त 4
एम्प्लॉय के ग्रुप क्रिएट किए हैं। मैं डिस्प्ले में जाकर आपको 4 के 4 ग्रुप जो है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे हेड ऑफिस के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स और एक HR। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक सुपरवाइज़र और एक वर्कर्स। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। इस स्टेप के बाद हमने अब एम्प्लॉयज़ को अभी क्रिएट नहीं करना। इससे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट्स को क्रिएट करेंगे। मैंने फर्स्ट 2 जो ऑप्शंस हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया है कि उनमें आप कैसे वर्किंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूनिट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर वर्किंग के यूनिट्स है। जैसे हमने इन्वेंट्री में देखा था कि इन्वेंट्री के ये जो आपके पास यूनिट्स थे, स्टॉक आइटम्स थी, उनको आप किन बेस पर रखना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पीसीस हैं आपके पास या बॉक्सेस हैं। इसी तरह इसमें हम यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे। मैं यूनिट्स को ओपन करता हूँ। क्योंकि अभी तक हमने कोई यूनिट्स क्रिएट नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 किस्म के यूनिट्स हैं, इनकी टाइप्स 2 है, एक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास मौजूद है यहाँ पर सिंपल यूनिट। सबसे पहले मैं सिंपल यूनिट्स ही क्रिएट करता हूँ। कंपाउंड क्या चीज़ है इसके बारे में मैंने पहले इन्वेंट्री में भी बताया था, अब आज मैं अगेन फिर से बता दूंगा, लेकिन पहले मैं सिंपल यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारी जो वर्किंग है वो आवर्स की बेस पर होगी, यानी कि घंटों की बेस में होगी। इसका कंप्लीट जो नेम है वो मैं लिख लेता हूँ। सिंपल यूनिट में मैंने पहला यूनिट ले लिया, नंबर ऑफ़ आवर्स, कितने घंटे काम किया गया। इसके बाद अगेन सिंपल यूनिट में मैं ले लूँगा मिनट, कितने घंटे कितने मिनट काम किया गया, और इसका भी मैं यहाँ पर फुल नेम लिख दूँगा और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर सेव। अब सेकंड्स को लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। सिंपल यूनिट्स मैंने ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सिंपल यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं और एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट करते हैं। कंपाउंड यूनिट में हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि हमारे पास जो यूनिट होगा वो 1 घंटा होगा 60 मिनट्स का। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरा जो यूनिट है वो कंपाउंड है, और कंपाउंड यूनिट में फ़र्स्ट यूनिट जो है वो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं और उनमें एक आवर्स में 60 मिनट्स हैं, और इसको सेव कर देते हैं। अब मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ ये दोनों यूनिट्स जो भी हमने क्रिएट किए हैं। डिस्प्ले में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि आवर्स ऑफ 60 मिनट्स यहाँ पर एक कंपाउंड यूनिट बन चुका है। इससे पहले हमने इन्वेंट्री के लिए कंपाउंड यूनिट क्रिएट किया था बॉक्स ऑफ 50 पीसीस का। इसी तरह हमने आज जो है वो पे रोल के लिए भी क्रिएट कर लिया है। ओके, अब हमने 3 हेड्स को क्लियर कर लिया। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज़, फिर एम्प्लॉयज़ के हमने ग्रुप्स क्रिएट किए, डिपार्टमेंट बनाए, और हमने क्या किया उसके बाद यूनिट्स को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। मैं एम्प्लॉयज़ पर जाता हूँ और इसको एंटर करने के बाद इसको सिंगल एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करूँगा। सिंगल एम्प्लॉयज़ की क्रिएशन में हम इस वक्त आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरी में चूज़ करेंगे अपनी कैटेगरी को। जैसे ही मैंने स्पेस की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में कैटेगरीज मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है हमारा HR और दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा अकाउंट्स। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में एक एक अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर हेड ऑफिस को लूँगा। यहाँ पर अगर आप हेड ऑफिस को लेंगे तो नीचे फर्दर इसकी कैटेगरीज आएगी जिसमें आप अपने डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेड ऑफिस को ले लिया मैंने यहाँ पर, और हेड ऑफिस के अंदर मैं फ़र्स्ट एम्प्लॉय अपना लिख लेता हूँ। फ़र्स्ट एम्प्लॉय का नेम लिख लिया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर आप अंडर में अकाउंट्स ले लेंगे या जो भी डिपार्टमेंट आपका बनेगा उस डिपार्टमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हेड ऑफिस के अंदर 2 डिपार्टमेंट थे, इसलिए ये 2 ही यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर इस एम्प्लॉय को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी सैलरी डिटेल को नो ही रहने देंगे। अभी हम इसकी सैलरी डिटेल को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने पे हेड्स क्रिएट नहीं किए। जब हम पे हेड्स क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सैलरी डिटेल को यस कर देंगे। एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, और जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं एम्प्लॉय के बारे में। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नंबर दे सकते हैं। मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। एम्प्लॉय का नंबर मैंने लिख दिया। इसका डेजिग्नेशन लिख देते हैं, ये अकाउंटेंट है हमारा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं,
सॉरी ये सेव हो गया, इसको मैं आल्टर करते हैं यहाँ पर। आपसे अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो आप अपने जो आपका सेव हो जाएगा एम्प्लॉई या कोई भी इंफॉर्मेशन उसको आल्टर भी कर सकते हैं। मुझसे यहाँ पर बाय मिस्टेक कंट्रोल ए प्रेस हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो गई थी। मैं इसको आल्टर कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा फॉर्म था। इसमें हमने क्या करना, डेजिग्नेशन में मैं इसको लिख देता हूँ, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट है और इसका फंक्शन है बुक कीपिंग। ओके, यहाँ पर इसका फंक्शन लिख दिया। इसकी लोकेशन भी लिख देते हैं कि ये किस जगह पर काम कर रहा है। मैं इसकी लोकेशन लिखने के बाद इसका जेंडर लिख लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ इसकी लिख सकते हैं आप, मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका ब्लड ग्रुप अगर अवेलेबल है आपके पास तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। फादर नेम भी यहाँ पर लिख लेंगे, स्पाउस नेम अगर कोई मौजूद है वो लिख लेंगे। एड्रेस इसका मैं अगेन यही लिख देता हूँ, कंपनी का एड्रेस। फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर मैं इसका ईमेल एड्रेस भी लिख देता हूँ। ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अगर बैंक डिटेल मौजूद है इस कस्टमर की तो यहाँ पर हम येस करने के बाद इसकी बैंक डिटेल भी लिख देंगे और इसको एंटर करके हम सेव कर देंगे। अभी मैंने एक एम्प्लॉय को यहाँ पर ऐड कर दिया, रज़ा अनवर नाम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है इसका हेड ऑफिस के अंदर। इसी तरह हम क्या करते हैं, फ़र्दर अपने 3 के 3 एम्प्लॉयज़ ऐड करेंगे, लेकिन इस दफ़ा मैं जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं टाइप करूँगा, मैं सिंपल सिर्फ इनके नाम लिखने के बाद सेव कर दूँगा। कॉस्ट कैटेगरी में क्या करेंगे, यहाँ पर हेड ऑफिस के अंदर ही जाएंगे और अपने एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं यहाँ पर अहमद अली, और इसको मैं फिर HR डिपार्टमेंट में ले आता हूँ और इसको यहाँ पर क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे ऐड करेंगे, इसलिए मैं अब यहाँ पर अगेन इनकी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करूँगा। अब हमने 2 हेड ऑफिस के अंदर दोनों एम्प्लॉयज़ ऐड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, फैक्ट्री को ले लेंगे और फैक्ट्री के अंदर हमारे जो है वो 2 एम्प्लॉयज़ को ऐड कर लेंगे। अपनी तरफ से कोई भी एम्प्लॉयज़ में ऐड करता हूँ। नाम लिख लिया, इसका जो डिपार्टमेंट है, मैंने जैसे ही यहाँ पर कैटेगरी को फैक्ट्री किया तो आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट हमने बनाए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इसको वर्कर्स में ले लेता हूँ और सेव कर लेते हैं। लास्ट एम्प्लॉयज़ हमारा है उसको ऐड कर लेते हैं, इसको फैक्ट्री के अंदर लेंगे और इसका नाम लिख देते हैं हम मोहम्मद सलीम और इसको हम करेंगे सुपरवाइज़र के रोल में और इसको भी सेव कर लेंगे। इस वक्त हमने जो वर्किंग कर ली है आपको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। मैंने 4 यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं। अहमद अली HR डिपार्टमेंट है इसका हेड ऑफिस के अंदर, मोहम्मद माजिद है वर्कर फैक्ट्री के अंदर और मोहम्मद सलीम सुपरवाइज़र है फैक्ट्री के अंदर, रज़ा अनवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हेड ऑफिस के अंदर। हमने 4 एम्प्लॉयज़ को ऐड कर लिया है, लेकिन इन चारों एम्प्लॉयज़ की अभी तक हमने सैलरी की डिटेल नहीं दी। एस्केप की प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पेरोल इन्फो में आ जाता हूँ। अभी तक हमने जो वर्किंग किया, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन किया था, फिर हमने ग्रुप्स क्रिएट किए थे, फिर हमने यूनिट्स डिफ़ाइन किए, अब हमने एम्प्लॉयज़ ऐड कर दिए। पहले यूनिट्स डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम जो है वो एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे। अब हम फर्दर मूव करेंगे अपने स्टेप नंबर 5 पर, जहाँ पर हम अटेंडेंस को डिफ़ाइन करेंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अटेंडेंस टाइप को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस कौन कौन सी आप रखना चाहते हैं। सबसे पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेजेंट जो होती है वो कॉमनली यूज़ की जाती है कि अगर आपका एम्प्लॉई फैक्ट्री या कंपनी में आया है तो उसको हम कर देंगे यहाँ पर प्रेजेंट। इसको प्राइमरी के अंडर रहने देंगे और इसकी अटेंडेंस टाइप यहाँ पर आपको शो हो रही है। सबसे पहले अटेंडेंस है लीव विद पे, यानी कि ये प्रेजेंट जो है इसमें एम्प्लॉई को पे मिलनी ही मिलनी है क्योंकि ये प्रेजेंट हो चुका है। सेकंड में लीव विदाउट पे है, ये एब्सेंट के लिए है। इसके बाद प्रोडक्शन के लिए है, अगर हम ओवर टाइम वगैरह को सेव करना चाहें। और इसके अलावा यूज़र डिफ़ाइन
कैलेंडर टाइप भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी डेट वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अटेंडेंस लेता हूँ लीव विद पे और इसको सेव कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ एब्सेंट और इसको लिखते हैं लीव विदाउट पे, क्योंकि एब्सेंट में लीव जो होगी वो पे के बगैर होगी। इसके बाद थर्ड हम वैसे ही लीव लिख लेते हैं, या एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं इसको, और इसको मैं लिखता हूँ ये भी लीव विद पे होगी, क्योंकि ये हमें इन्फॉर्म करने के बाद छुट्टी दी जाएगी। इसको सेव कर लिया और इसके बाद लास्ट में मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ ओवर टाइम के लिए। ओवर टाइम जो है वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा प्रोडक्शन टाइप की बेस पर। हमने अटेंडेंस की बेस पर प्रेजेंट को और लीव को लिया, लीव विदाउट पे को लिया हमने एब्सेंट की बेस पर। यूज़र डिफ़ाइन में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और मैं अब ये जो फोर्थ कैटेगरी है उसको लेने के बाद इस लिस्ट को भी क्लियर कर रहा हूँ। प्रोडक्शन का मैं लिखता हूँ कि ओवर टाइम जो है वो प्रोडक्शन की बेस पर ही लिया जाएगा। जैसे ही मैंने प्रोडक्शन को लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट्स आ जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन घंटों के हिसाब से होती है। और मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट किया था आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, और हम इसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूँगा। हमने 4 कैटेगरीज क्रिएट की हैं यहाँ पर अटेंडेंस की, चारों की चारों मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले में जाने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट है जो एब्सेंट की, सेकंड लीव की, थर्ड ओवर टाइम की, और फोर्थ जो है वो प्रेजेंट की यहाँ पर मौजूद है। एस्केप की प्रेस करके मैं आ जाता हूँ अपने पेरोल इन्फो के अंदर। हमने अभी तक 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरीज हमने क्रिएट की, फिर एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़ को ऐड किया, यूनिट्स को डिफ़ाइन किया, और हमने अब अटेंडेंस को भी लिख लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो ये है पे हेड्स का। अब हम पे हेड्स को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। पे हेड्स को ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। पे हेड्स में हम ये बताएंगे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी सैलरीज़ प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप उसको बेसिक सैलरी, सबसे पहले तो बेसिक सैलरी होती है ना, वो हम हर हाल में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बोनस वगैरह होता है, कन्वेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, या इसके अलावा अगर सैलरी वो हमसे एडवांस में ले लेता है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी तो हर एम्प्लॉय को मिलनी ही मिलनी है। बेसिक सैलरी लिखने के बाद यहाँ पर पे हेड इसका आ जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। यहाँ पर डिडक्शन भी मौजूद है। यहाँ पर ग्रेजुटी की अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिडक्शन ले लेंगे, या अगर एम्प्लॉय ने आपसे एडवांस में कोई भी सैलरी ली है या लोन वगैरह लिया है तो डिडक्शन में आ जाएगा वो। हम इसको लेते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। ये बेसिकली फ़िक्स होती है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही रहने देंगे। अगर इसको आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ही रहने देता हूँ। इफ़ेक्ट नेट सैलरी, यस, ये नेट सैलरी को इफ़ेक्ट करेगा, और इसका जो नेम है वो पे स्लिप पर बेसिक सैलरी ही प्रिंट होगा। अगर ये ग्रेजुटी को इफ़ेक्ट करेगा तो इसको यस कर देंगे, अगर नहीं करेगा तो इसको नो कर देंगे। और यहाँ पर हम बताएँगे कि इसकी कैलकुलेशन टाइप कौन सी है। 5 किस्म की कैलकुलेशन टाइप यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली जो है वो यहाँ पर है कंप्यूटेड वैल्यू, कि अगर आप बेसिक सैलरी किसी भी फार्मूला के तहत कंप्यूट करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल से अगर आप बोनस जैसे कि कैलकुलेट करते हैं, बोनस बेसिकली हम अगर कह देते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी का 3% बोनस है, या अगर आपकी बेसिक सैलरी अगर 25,000 से मैक्सिमम है तो आपको 3% बोनस भी मिलेगा, या कोई भी हम यहाँ पर कंडीशन रख देते हैं तो हम इस यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू में जाने के बाद फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, कि यूज़र जो भी वैल्यू लिख देगा वो ही उसको बेसिक सैलरी मिल जाएगी। यानी कि जब हम सैलरी स्लिप तैयार करेंगे तो जहाँ पर सैलरी लिखी जाएगी वो बॉक्स जो है वो ब्लैंक आ जाएगा। हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर कोई भी फिगर टाइप कर सकते हैं। नंबर 3 पे यहाँ पर मौजूद है फ्लैट रेट, यानी कि फ़िक्स सैलरी आप कोई भी यहाँ पर एक ही दफ़ा लिख देंगे और उसकी जो बेसिक सैलरी है तमाम एम्प्लॉयज़ की वही लिखी जाएगी। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ऑन अटेंडेंस बेसिक सैलरी, आप अटेंडेंस की बेस पर देंगे, कितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट हुआ था उस हिसाब से आप उसकी अटेंडेंस उसको देंगे, और जितने दिन वो एब्सेंट रहा है उसी हिसाब से उसकी डिडक्शन कर ली जाएगी। और लास्ट में है प्रोडक्शन
ये बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो कि वर्कर्स हैं और हमारी फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे। वो जितनी प्रोडक्शन करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उस लिहाज से उनकी जो सैलरी है वो उनको मिल जाएगी। इसको मैं करता हूँ फ्लैट रेट। और फ्लैट रेट मैं क्या करता हूँ कि ये जो है वो बेसिक सैलरी मंथ वाइज दी जाएगी। मंथली मैंने सेलेक्ट करने के बाद लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड में हम क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे। ना हम डाउनवर्ड राउंडिंग की तरफ जाएंगे, ना हम अपवर्ड राउंडिंग की तरफ जाएंगे, हम नॉर्मल राउंडिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल से अगर आपकी सैलरी पॉइंट्स में आ रही है तो नॉर्मल राउंडिंग उसकी हो जाएगी। और नॉर्मल राउंडिंग की हम यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं कि मैक्सिमम 2 जो है वो पॉइंट्स वो जो है वो इशारिये के बाद 2 फिगर्स और आ जाएं। अगर ओपनिंग बैलेंस मौजूद है तो ओपनिंग बैलेंस भी लिख देंगे और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक्सेप्ट। हमने एक हेड क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है बेसिक सैलरी। सेकंड हेड क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेली वेजेस उनके लिए जो हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे और जो मज़दूर तबका होता है, जो कि दिहाड़ीदार होते हैं, जिनको डेली बेसिस पर उजरत मिलनी होती है, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे डेली वेजेस में। ये भी हमारे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही होते हैं और ये हमारा फ़िक्स एक्सपेंस है क्योंकि हम इनकी जो डेली के वेजेस है वो फ़िक्स कर देते हैं कि आपको डेली जितना भी आप काम करेंगे आपको 500, 700 या 1000 रुपये जितने भी हम फ़िक्स करेंगे उतने मिल जाएंगे। इसलिए इसको मैं यहाँ पर फ़िक्स करूँगा। इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेंगे और ये हमारे जो है वो नेट सैलरी को भी इफ़ेक्ट करेगा। डेली वेजेस पे स्लिप के ऊपर प्रिंट किया जाएगा, ग्रेजुटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कैलकुलेशन टाइप हम यहाँ पर ले लेते हैं। डेली वेजेस में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने दिन जो है हमारा मज़दूर है वो मुलाज़म है या वर्कर है वो कितने दिन आया है। अगर वो चाहे तो वीकली भी हमसे पैसे ले सकता है, डेली भी ले सकता है और मंथली भी ले सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अटेंडेंस यहाँ पर उसकी मार्क कर दी जाएगी कि वो आज आएगा तो उसकी ऑटोमेटिक जो है वो पे स्लिप क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं इसको जो है वो इसकी कैलकुलेशन अटेंडेंस की बेस पर रख लेता हूँ। और अटेंडेंस में जैसे ही मैंने अटेंडेंस को लिया तो यहाँ पर अटेंडेंस लीव विद पे में पूछ रहा है कि आप कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर प्रेजेंट को ले लूँगा कि जितने दिन वो प्रेजेंट होगा उस लिहाज से उसकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट की जाए। और लास्ट में हम बताएंगे यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी डेली बेसिस पर होगी। अगर ये डेली भी ले लेगा तो भी हम इसको दे देंगे, नहीं तो हम इसकी मंथली में भी कैलकुलेशन करते जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डेज़ में कैलकुलेशन पीरियड को ले लिया है। नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद डेसिमल पॉइंट्स 2 कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस अगर इसका मौजूद है लिख लेंगे। एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 पे हेड्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। थर्ड पे हेड को क्रिएट करता हूँ। इस दफ़ा मैं लिख लेता हूँ ओवर टाइम को। जो हमारे वर्कर्स हैं वो ओवर टाइम भी लगाएंगे, यानी कि वर्किंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद अगर एम्प्लॉई या वर्कर आपका वर्क करेगा तो उसको ओवर टाइम में सेपरेटली जो है वो दिया जाएगा ओवर टाइम। ओवर टाइम लिखने के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। ये भी हमारी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही है। ये वेरिएबल होगी क्योंकि ये चेंज होती जाएगी जैसे जैसे जो वर्कर है 1 घंटा अगर काम करेगा तो उसको ओवर टाइम और मिलेगा, 2 घंटे काम करने वाले को ओवर टाइम कुछ और मिलेगा। इसलिए मैं इसको वेरिएबल ले लेता हूँ। नेट सैलरी को इफ़ेक्ट करेगा, इसका नेम पे स्लिप पर ओवर टाइम आएगा। ये ग्रेजुटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर ग्रेजुटी को अगर इफ़ेक्ट करेगा आपके मुताबिक तो आप इसको येस कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन टाइप जो है वो मैं इसको ले लूँगा कि ऑन प्रोडक्शन बेस, ऑन अटेंडेंस बेस भी ले सकते हैं, ऑन प्रोडक्शन बेस भी ले सकते हैं। मैं इसको ऑन प्रोडक्शन बेस ही ले लेता हूँ कि ओवर टाइम के बाद वो कितनी प्रोडक्शन करेगा उस लिहाज से हम उसको पैसे देंगे। क्यों ऑन प्रोडक्शन लेना, क्योंकि मैं ऑन प्रोडक्शन के अंदर हमने जो है वो लिखा हुआ है कि ये आवर्स ऑफ 60 मिनट्स का जो यूनिट हमने क्रिएट किया था वो प्रोडक्शन के अंदर आता है। इसलिए मैं यहाँ पर ऑन प्रोडक्शन को प्रेफर करूँगा। जैसे ही मैंने ऑन प्रोडक्शन को यहाँ पर लिया तो नीचे आ जाएगा प्रोडक्शन टाइप। तो प्रोडक्शन टाइप में ओवर टाइम का हमने एक प्रोडक्शन टाइप क्रिएट किया था जिसमें हमने लिखा था आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, यानी कि ओवर टाइम जो है वो जो कंप्लीट एक स्केड्यूल टाइम होने के बाद जो वर्किंग करेगा वर्कर उस लिहाज से कैलकुलेट किया जाएगा। मैं इसको ओवर टाइम को प्रोडक्शन टाइप में ले लेता हूँ।
इसको नॉर्मल राउंडिंग में करूँगा और इसकी लिमिट 2 रख दूँगा और इसको एंटर करने के बाद यस कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मैं हर एक जो है हेड को अच्छे तरीके से आपके सामने डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। ओवर टाइम का हमने हेड क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम एक और हेड क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा बोनस। कुछ एम्प्लॉयज़ को बोनस भी दिया जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल से मार्केटिंग के जो होते हैं डिपार्टमेंट वाले लोग, वो अगर एक टारगेट से ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, तो उनको बोनस भी दिया जाता है। सेल डिपार्टमेंट में भी कुछ इसी तरह से होता है। हम क्या करेंगे, बोनस ले लेंगे और यहाँ पर इसको लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही है। यहाँ पर तमाम ऑप्शंस जो है इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से पहली मैंने बताया था डिडक्शन वाली, अगर एम्प्लॉई आपसे लोन वगैरह लेगा तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। हम एक डिडक्शन का भी इसके बाद पे हेड क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको डिडक्शन की भी समझ आ जाए। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में जाएंगे। बोनस जो है वो वेरिएबल होगा क्योंकि बोनस की हम एक कंडीशन रखेंगे कि अगर एम्प्लॉय की सेल या सैलरी इतनी होगी तो इतने % बोनस होगा, अगर सैलरी इंक्रीज़ होगी तो बोनस भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेंगे। नेट सैलरी को ये इफ़ेक्ट करेगा, इसका पे स्लिप पर बोनस ही लिखा जाएगा। और कैलकुलेशन टाइप में हम क्या करेंगे, इसको कंप्यूटेड वैल्यू पर लेंगे। कंप्यूटेड वैल्यू के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी फार्मूला के तहत पे हेड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटेड वैल्यू में जाएंगे। यूज़र डिफाइन में अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। फ्लैट रेट में हमने लिखा था बेसिक सैलरी को कि एक ही रेट होगा। अटेंडेंस में लीव या एब्सेंट की बेस पर, और प्रोडक्शन का भी हमने एक यूनिट यहाँ पर क्रिएट करके देखा था कि ओवर टाइम में प्रोडक्शन को बेस लिया जाता है। मैं यहाँ पर एक यूनिट अभी तक हमने जो है वो सिलेक्ट नहीं किया था, बाकी तमाम हमने यूज़ कर लिए थे। हम यहाँ पर इसलिए एज़ कंप्यूटेड यूनिट कंप्यूटेड वैल्यू ले लेंगे। मैंने जो है वो अपने पे हेड इसी तरतीब से यहाँ पर प्लान किए थे कि जिसमें ये तमाम की तमाम कैलकुलेशंस आ जाएं। कंप्यूटर वैल्यू को मैं जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटेशन की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमने इसको फिल आउट करना है। राउंडिंग नॉर्मल कर देते हैं, लिमिट 2 कर दी, और अब हम मौजूद हैं कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन की जानिब, जहाँ पर हमने अपने बोनस को कंप्यूट करना है, किन बेस पर हम बोनस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहले ऑन करंट डिडक्शन टोटल, यानी कि जो डिडक्शन करंटली की जाएगी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से उसकी बेस पर हम नहीं लेंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने डिडक्शन की बेस पर लेनी है तो ऑन करंट डिडक्शन टोटल को यहाँ पर ले लिया जाएगा। ऑन करंट अर्निंग टोटल, हम यहाँ पर करंट अर्निंग के टोटल की बेस पर इस बोनस को कैलकुलेट करेंगे। इसके नीचे लिखा हुआ है ऑन करंट सब टोटल जो आपका बनेगा इसके एम्प्लॉय की कंप्लीट सैलरी, उसकी बेस पर भी बोनस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर स्पेसिफाइड फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको स्पेसिफाइड फार्मूला क्रिएट करके दिखाता हूँ, लेकिन हमारी जो बोनस का पे हेड है उसमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेसिफाइड फार्मूला को ओपन किया तो देख सकते हैं कि फंक्शन में ऐड पे हेड की ऑप्शन मौजूद है। इन तीनों में से हम कोई एक पे हेड ऐड कर लेते हैं। मैं बेसिक सैलरी को लेता हूं, और अब आपसे पूछेगा कि बेसिक सैलरी में आप पे हेड को ऐड करना चाहते हैं या किसी अटेंडेंस के पर डिवाइड करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अटेंडेंस के साथ, या आप इसको किसी पे हेड के साथ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसी तरह से आप कंप्लीट फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। जैसा कि हम जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे डेली वेजेस के साथ, तो हमारी लेबर की वेजेस आ जाएगी। उसके बाद अगर बोनस प्रोवाइड करना है तो उसको हम किसी भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो स्पेसिफाइड हम बना सकते हैं। इसको मैं नो करता हूँ और यहाँ पर हम जो है वो ऑन करंट अर्निंग टोटल पर ले लेते हैं बोनस को। मैंने इन 4 ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया है। जैसे ही मैंने ऑन करंट अर्निंग टोटल को लिया तो यहाँ पर पूछेगा कि ये जो आप अभी फार्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं ये कब से अप्लाई होगा, तो आज से ही अप्लाई हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं। अमाउंट अप टू,
यानी कि कितनी अमाउंट होने के बाद ये जो आपका बोनस है वो अप्लाई होगा। मैं कहता हूँ कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 तक होगी तो उसको आप बोनस कितना प्रोवाइड करेंगे। स्लैब टाइप यहाँ पर दो मौजूद है, आप परसेंटेज के हिसाब से बोनस पे करेंगे या किसी वैल्यू की बेस पर बोनस पे करेंगे। परसेंटेज में आप 5%, 3% या कोई भी परसेंटेज लिख देंगे, वो ऑटोमेटिक जो है वो आपका कैलकुलेट कर देगा सैलरी के लिहाज से। अगर आप वैल्यू लिख देंगे कि 2,000 या 3,000 या 5,000 तो वो ऑटोमेटिक जो है वो पे स्लिप में ऐड हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वैल्यू ही लिख देता हूँ, वैल्यू में 2,000 हम लिख देते हैं कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 तक होगी तो उसको 2,000 का बोनस दे दिया जाएगा। अगर मैंने फिर एंटर प्रेस किया, अगर 25,000 से 40,000 के दरमियान होगी तब जो है वो एम्प्लॉय को बोनस जो है वो 1,500 दे दिया जाएगा, 1,500। और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर से डिफ़ाइन करता हूँ कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 तक होगी तो उसको 2,000 बोनस दे दिया जाएगा। अगर 25,000 से 40,000 के दरमियान हो चुकी है, ग्रेटर अमाउंट 25,000 से 40,000 तक होगी तो उसको 1,500, सॉरी मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया, इसको वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर इसको 1,500 भी बोनस दे दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर 40,000 से जितनी भी ऊपर जाती है हम इसको बोनस जो है वो कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसको यहाँ पर वैल्यू भी कर सकते हैं, परसेंटेज भी करके ज़ीरो कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। हमने यहाँ पर बोनस का भी पे हेड क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक और पे हेड क्रिएट करते हैं जिसमें हम डिडक्शंस को लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाज़-औक़ात एम्प्लॉय जो होता है वो आपसे एडवांस में एक सैलरी ले लेता है या कुछ लोन वगैरह ले लेता है किसी भी मजबूरी के तहत, तो आप वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने का पर्पज़ ये है कि जब आप पे स्लिप उस एम्प्लॉय का तैयार करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसकी सैलरी में से जब आप इस डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिडक्शन कटने के बाद उसकी फ़ाइनल सैलरी आपके सामने आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडवांस सैलरी एंड लोन, कि अगर एम्प्लॉय ने एडवांस सैलरी ले ली या कोई भी लोन ले लिया कंपनी से तो वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय की बजाय डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में आ जाऊँगा। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको ये नेट सैलरी को इफ़ेक्ट करेगा। एडवांस सैलरी एंड लोन इसका जो है वो प्रिंट होगा पे स्लिप के ऊपर। और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन टाइप जो है वो यूज़र डिफ़ाइन कर देते हैं कि जितनी वो एडवांस सैलरी या लोन लेगा वो हम खुद ही अपने हाथों से उस वक्त लिख लेंगे। और इसको मैं बाद में एंटर प्रेस करने के बाद यस कर देता हूँ। हमने इस वक्त 5 पे हेड क्रिएट किए हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक सैलरी का था, उसके बाद डेली वेजेस का, ओवर टाइम का, बोनस का, और अब हमने क्रिएट किया था एडवांस सैलरी का। अब हम एक और पे हेड क्रिएट करेंगे, लास्ट पे हेड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा TADA, जिसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस या डियरनेस अलाउंसेस या कन्वेंस अलाउंसेस भी बोलते हैं। मैं लिखता हूँ TA एंड DA, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर ये क्या होगा, रीइम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। यानी कि एम्प्लॉय क्या करेगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह अपनी जेब से पे करता रहेगा और एट द एंड ऑफ मंथ कंपनी से वो ये जो अपने एक्सपेंस है वो रीइम्बर्स कर लेगा, यानी कि दोबारा से ले लेगा। इसलिए यहाँ पर मैं इसको रीइम्बर्स कर लूँगा। हमने लोन एंड एडवांस को भी देख लिया, रीइम्बर्समेंट को भी देख लिया, डिडक्शन भी देख ली, अर्निंग भी देख ली। ग्रेजुटी अगर आपकी कंपनी पे करती है तो आप ग्रेजुटी भी ले सकते हैं। अगर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर्स ने और अगर एम्प्लॉयज़ की तरफ से स्टैट्यूटरी डिडक्शन है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीइम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय ले लेंगे। इसको मैं यहाँ पर फिक्स ही रहने दूँगा, बल्कि वेरिएबल कर लेते हैं क्योंकि ये चेंज होता जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसकी जो कैलकुलेशन टाइप है हम इसकी वैल्यू जो है वो कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम जो TADA है वो बेसिक सैलरी का 5% ही अपने एम्प्लॉय को दे देंगे कि अपनी बेसिक सैलरी का 5% जो है वो TADA पर एक्सपेंस कर लेगा।
ये आपकी कंपनी के लिहाज से चेंज भी हो सकता है। आप स्पेसिफाइड फार्मूले की बजाय कोई फ्लैट रेट भी रख सकते हैं, या इसके अलावा जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। नॉर्मल राउंडिंग करूँगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, सॉरी स्पेसिफाइड फार्मूला नहीं आएगा यहाँ पर, ऑन करंट अर्निंग टोटल। मैंने अगेन यहाँ पर ऑन करंट अर्निंग टोटल लिया क्योंकि हम TADA जो है वो बेसिक सैलरी की बेस पर ही देंगे। मैं बेसिक सैलरी पर जो है वो 5% TADA पे करूँगा। मैंने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। इसका ये मतलब होगा कि आपका ये जो TADA है वो 5% कैलकुलेट कर लिया जाएगा अपनी बेसिक सैलरी पर, और इसको मैं एंटर प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट करवा दूँगा। हमने इस वक्त जो है वो 6 पे हेड क्रिएट कर लिए हैं। मैं डिस्प्ले करवाता हूँ आपको 6 के 6। पहला जो था वो हमारा था एडवांस सैलरी एंड लोन। उसके बाद हमने क्रिएट किया था बेसिक सैलरी का, बोनस का, डेली वेजेस का, ओवर टाइम का और TADA का। अब हम क्या करते हैं, हम एस्केप की प्रेस करने के बाद पे रोल इन्फो में आ जाएंगे। हमने एम्प्लॉय कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन किया, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के ग्रुप क्रिएट किए, एम्प्लॉयज़ को ऐड किया, यूनिट्स इसके डिफ़ाइन किए, अटेंडेंस डिफ़ाइन की। अब हमने पे हेड्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सैलरी डिटेल देंगे अपने हर एम्प्लॉयज़ की। 4 एम्प्लॉयज़ मैंने ऐड किए थे आपके सामने। मैं क्या करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल को डिफ़ाइन करूँगा। एक एम्प्लॉय हम ले लेंगे अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से, और एक हम ले लेंगे वर्कर्स में से। इन दो जो हमारे वर्कर ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों की सैलरी डिटेल को डिफ़ाइन करता हूँ। सैलरी डिटेल में जाऊँगा और यहाँ पर इसको एंटर करने के बाद डिफ़ाइन कर दूँगा। सैलरी डिटेल डिफ़ाइन अभी डिस्प्ले नहीं कुछ भी होगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी डिटेल डिफ़ाइन नहीं की। मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। अब वो आपसे पूछेगा कि आप किस एम्प्लॉय की सैलरी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये एक एम्प्लॉय मौजूद है, इसकी सैलरी डिटेल को डिफ़ाइन करते हैं। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय की सैलरी को डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप यहाँ से ना भी करना चाहें तो आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे और अपनी एम्प्लॉयज़ की ऑप्शन में जाएंगे, आल्टर में जाएंगे और यहाँ से अपना एम्प्लॉय लेंगे जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में था। इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो डिफ़ाइन सैलरी डिटेल जो मैंने 9 करवाई थी उसको यहाँ पर यस करेंगे, तो वही सेम फॉर्म, वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अगर यहाँ से ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर लें, नहीं तो आप डिफ़ाइन सैलरी डिटेल में से उसको ऐड कर लेंगे। ये भी बेसिकली वही फॉर्म है, सेम। इफ़ेक्ट फ्रॉम, मैं कहता हूँ कि आज से ही इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्योंकि सबसे पहले एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दी जाएगी। बेसिक सैलरी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, ये फ्लैट रेट है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसकी इतनी सैलरी है। मैं कहता हूँ कि 28,000 इसकी सैलरी है। उसके बाद क्या करेंगे, एडवांस सैलरी एंड लोन। अगर इसने कोई सैलरी एंड लोन एडवांस लिया है तो हम यहाँ पर जो है वो लिख देंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर इस एम्प्लॉय को बोनस भी प्रोवाइड कर देता हूँ। बोनस इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इसको जो है वो फ्लैट रेट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर इसकी ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको TADA भी प्रोवाइड कर देंगे, और ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद मैं इसको सेव कर दूँगा और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दूँगा। इस वक्त हमने एक एम्प्लॉई जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में मौजूद था उसकी सैलरी डिटेल ऐड कर दी है, जो कि हमने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में ऐड की है आल्टर करने के बाद। दूसरी सैलरी डिटेल जो है वो मैं यहाँ से ऐड करने के बजाय सैलरी डिटेल में जाके ऐड करूँगा, ताकि आपको वहाँ से भी समझ आ जाए। सैलरी डिटेल में जाएंगे और यहाँ से मैं दूसरे अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल को एडिट करूँगा। आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ में भी उसको अल्टर कर सकते हैं। जब हमने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट किया था तो अब वहाँ पर हमने डिफ़ाइन सैलरी डिटेल को नो किया था, उसको येस भी कर सकते हैं। सैलरी डिटेल में जाऊँगा और इसको डिफ़ाइन करूँगा। मैं इसको डिस्प्ले में जाता हूँ तो यहाँ पर हम डिस्प्ले भी ले सकते हैं जिस एम्प्लॉय का हमने यहाँ पर सैलरी डिटेल अभी डिफ़ाइन किया है, ये आप देख सकते हैं। हम अब क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे सैलरी डिटेल किसका, किसी एक वर्कर का।
ये एक वर्कर है मोहम्मद माजिद के नाम से हमने सेव किया था फैक्ट्री के अंदर। इस वर्कर का हम सैलरी डिटेल जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, एंटर करूँगा और इसका भी बताऊँगा कि आज से ही इसका इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जो भी हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्कर है। इसका जो सैलरी है वो बेसिक नहीं होगी, ये डेली वेजेस होगा और डेली वेजेस हम बता देंगे कि इसको डेली बेसिस पर 800 दिया जाएगा। यहाँ पर देखें 800 रेट है पर डे का और इसकी कैलकुलेशन टाइप क्या है, ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस की बेस पर है। इसके बाद इसको ओवर टाइम भी दे दिया जाएगा अगर ये ओवर टाइम भी लगाएगा। ओवर टाइम हम कहते हैं कि इसको 150 रुपये पर आवर के दिए जाएंगे। हमने जैसे जैसे यूनिट को सिलेक्ट किया था वैसे वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि वीडियो को कंप्लीट देखें, किसी भी पार्ट को स्किप मत करें। ओवर टाइम दिया जाएगा 150 रुपये पर आवर के हिसाब से और ये प्रोडक्शन की बेस पर है और इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा। 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मैंने डिफ़ाइन किया। एक वर्कर था हमारा मोहम्मद माजिद जिसको डेली वेजेस की बेस पर दिया था और दूसरा था हमारा ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रज़ा अनवर। 2 एम्प्लॉयज़ इस वजह से लिए क्योंकि एक में बेसिक सैलरी को हमने ले लिया और दूसरे में हमने इसको डेली वेजेस की बेस पर लिया था। एस्केप की प्रेस करूँगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पे रोल इन्फो में आ जाएंगे। इस वक्त हमने पे रोल इन्फो के तकरीबन तमाम हेड्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं, उन तमाम हेड्स पर वर्किंग कर ली है। एस्केप की प्रेस करने के बाद मैं गेटवे ऑफ टैली में आ जाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, मास्टर्स में पे रोल इन्फो को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम सैलरी पे करेंगे तो हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। लेकिन इन्वेंट्री वाउचर में जाने से पहले आप क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी पेएबल का। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैश में पे कर रहे हैं तो कैश का लेजर तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम एक सैलरी पेएबल का लेजर भी क्रिएट कर लेंगे कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी आप इसको रिकॉर्ड कर लें। अकाउंट इन्फो में जाऊँगा, लेजर्स को क्रिएट करूँगा और क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैलरी पेएबल और इसको डायरेक्ट एक्सपेंस की बजाय मैं लेता हूँ लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल राउंडिंग करके सेव कर लेते हैं। मैंने एक यहाँ पर लेजर ऐड किया सैलरी पेएबल का और उसकी वजह ये थी कि अगर आपकी कंपनी में सैलरी जो है वो कैश में नहीं पे की जा रही, अभी उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया जा रहा है मंथ से पहले ही, तो आप सैलरी पेएबल के लेजर में उसको डाल लेंगे और जब आप उसको कैश में पे कर देंगे तो सैलरी पेएबल अपनी लाइबिलिटी को मिनिमाइज़ करने के बाद उसको कैश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एस्केप की प्रेस करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, पे रोल वाउचर में जाते हैं। यहाँ पर अब हम पे रोल वाउचर को क्रिएट करेंगे, लेकिन पे रोल वाउचर को क्रिएट करने के बाद आप अटेंडेंस को मार्क करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ की। अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे, आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं क्लिक करने पर, या आप कंट्रोल F5 भी प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो अटेंडेंस का रजिस्टर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाएगी। अटेंडेंस पे जाता हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉई नेम लिखता हूँ। मैंने 2 एम्प्लॉई की ही अटेंडेंस लगाऊंगा जिनको अभी हमने सैलरी डिटेल जिनकी डिफ़ाइन की थी। सबसे पहले हमारा ये एम्प्लॉई था अकाउंट डिपार्टमेंट में रज़ा अनवर और इसकी अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप क्या थी, ये हमारे पास प्रेजेंट था कितने दिन, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 26 दिन आया था। और उसके बाद जो है वो सेकंड एम्प्लॉई हमारा मोहम्मद माजिद जिसकी सैलरी डिटेल हमने डिफ़ाइन की थी, हम कह लेते हैं कि ये जो है वो एम्प्लॉई हमारे पास प्रेजेंट रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 21 डेज़ और इसी एम्प्लॉई ने हमारे पास ओवर टाइम भी किया था। और ओवर टाइम इसने क्या किया था, 6 दिन इसने एक घंटा ओवर टाइम लगाया था, तो 6 घंटे इसका जो है ओवर टाइम भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो एम्प्लॉई है उसने 26 दिन काम किया, दूसरा एम्प्लॉई जो वर्कर था उसने 21 दिन काम किया और साथ ही उसने 6 दिन 6 घंटे ओवर टाइम भी लगाया। एंटर प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। 2 एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मैंने मार्क किया, वही 2 एम्प्लॉयज़ जिनकी हमने सैलरी डिटेल डिफ़ाइन की है। 2 एम्प्लॉयज़ इस वजह से लिए हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है अगर मैं बाकी एम्प्लॉयज़ को भी लिखने बैठ जाऊँ।
अब हमने अटेंडेंस तो मार्क कर ली, क्या करते हैं अब इनके पे रोल वाउचर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पे रोल पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो आप पे रोल वाउचर में आ जाएंगे। पे रोल वाउचर में आने के बाद हम क्या करेंगे, पे रोल पे करेंगे कैश में से, तो कैश का लेजर ले लेंगे। कैश के लेजर में हमारे पास 5,75,000 जो है वो डेबिट बैलेंस मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनुअल फैक्ट्री और हेड ऑफिस के अंदर जाएंगे और फिर अपना डिपार्टमेंट लेंगे, फिर अपना वर्कर लेंगे। हम क्या करते हैं, ऑटो फिल करते हैं इस पे रोल को। ऑटो फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और ए प्रेस करेंगे। मैंने प्रेस किया है आल्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी पे रोल ऑटो फिल की। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोसेस सैलरी के लिए, और हम यहाँ पर जो है वो डेट ले लेंगे। डेट मैं ले लेता हूँ लास्ट मंथ की 1/5/2020, 1/5/2020 से हम सैलरी पे करेंगे। कब तक की, 1/7/2020 से। मैंने ये अपनी तरफ से जो है वो डेट एक्सपेक्ट कर ली है, आप अपनी जो है वो एग्जैक्ट डेट यहाँ पर टाइप करेंगे। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी की बजाय मैं इसको ले लूँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड ऑफिस के अंदर जाते हैं और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो बंदा है इसको सैलरी पे करते हैं। उसके बाद हम सॉर्टिंग करेंगे एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। अगर एम्प्लॉय नंबरिंग लिखेंगे तो नंबर भी आ जाएगा। मैंने एक ही एम्प्लॉय का नंबर लिखा था, दूसरे का नहीं लिखा था, इसलिए मैं एम्प्लॉय नेम ले लेता हूँ। पे रोल बैंक कैश लेजर, यहाँ पर कैश ले लेंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये हेड ऑफिस के अंदर जो है वो रज़ा अनवर की बेसिक सैलरी 2 मंथ की, क्योंकि हमने 1/5 से लेकर 1/7 तक की सैलरी को कैलकुलेट किया है। इसकी यहाँ पर बेसिक सैलरी 28,000 के हिसाब से 2 माह की 56,000 आ गई। इसका बोनस भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, इसका TA DA भी कैलकुलेट हो चुका है। मैंने बताया था कि TA DA को हमने डायरेक्ट ही 5% लिख दिया था, ये 5% जो है वो ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया था। और नीचे नरेशन भी ऑटोमेटिक लिखी गई है। पे पीरियड 1 मई से 1 जुलाई तक, यानी कि 2 मंथ का ये सैलरी स्लिप क्रिएट हो चुका है। एंटर प्रेस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन एक और पे स्लिप बनाते हैं। कैश में जाएंगे और आल्ट A प्रेस करूँगा, सैलरी डिटेल में जाऊँगा, इसको लिखूँगा 1/5/2020 से लेकर 1/7/2020। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी से हम यहाँ पर इस दफ़ा फैक्ट्री को लेंगे, क्योंकि हमने इस दफ़ा मोहम्मद माजिद एम्प्लॉई है जो कि हमारा वर्कर था, इसकी सैलरी को डिफ़ाइन करना है। एम्प्लॉई नेम लेंगे और कैश लेने के बाद इसकी सैलरी को डिफ़ाइन करेंगे। इसकी सैलरी कोई भी नहीं आई, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगेन इसको पे रोल इन्फो में जाऊँगा मैं और एम्प्लॉइज़ के अंदर जाकर आल्टर करेंगे इस एम्प्लॉई को, और इसकी यहाँ पर सैलरी डिटेल जो है वो नो की गई है, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अब अगेन अपना जो वाउचर है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पे रोल वाउचर में जाऊँगा, कैश आल्ट A प्रेस किया और सैलरी में आ जाऊँगा 1/5/2020 और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/7/20 और 20। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में फैक्ट्री में जाऊँगा और मोहम्मद माजिद में एम्प्लॉय नेम कैश। अभी भी इसकी कोई मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं उसको। मेरे ख्याल में जो इसकी अटेंडेंस है उसमें कोई मिस्टेक आ रही है। मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। पे रोल रिपोर्ट्स देखते हैं। पे रोल में अटेंडेंस शीट देखते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर में चेक करते हैं। ये 1 लिखा हुआ है, अप्रैल में रज़ा अनवर प्रेजेंट है। इस एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है उसमें मिस्टेक आ रही है। एक दफ़ा फिर से हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस एम्प्लॉय की पे रोल में जाता हूँ
और क्या करता हूँ, पे रोल को क्रिएट करता हूँ कैश में, Alt A प्रेस किया, सैलरी डिटेल ले ली, 1 5 की बजाय मैं यहाँ पर 1 4 लेता हूँ इस दफ़ा, शायद कोई फ़र्क आ जाए। इसको ऐसे रहने देते हैं। फैक्ट्री में जाएंगे और मोहम्मद माजिद की सैलरी को यहाँ पर लेंगे, लेकिन अभी भी इसमें कोई मिस्टेक आ रही है। इस मिस्टेक को क्लियर करते हैं, कोई इसमें एरर हमें नज़र आ जाए। मैं अटेंडेंस रजिस्टर में जाने के बाद ये करता हूँ कि जो हमने इकट्ठी दोनों एम्प्लॉयज़ की इकट्ठी अटेंडेंस लगाई थी ना, इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। इस वाउचर को डिलीट कर देते हैं और मैं मोहम्मद माजिद की अटेंडेंस जो है वो सेपरेटली मार्क करता हूँ। पे रोल वाउचर में जाने के बाद अटेंडेंस में जाऊँगा और मोहम्मद माजिद की जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर लगाऊँगा। प्रेजेंट हुआ था ये 21 डेज़ के लिए और इसने मोहम्मद माजिद ने ओवर टाइम लगाया था 6 घंटे का। ये इसमें डेट का इशू था 31 जुलाई की, यहाँ पर सेविंग कर रहा है। इसकी यहाँ पर F2 में डेट को मैं ठीक करता हूँ। 1/8 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको लिखता हूँ 1/5/2020। हाँ, अब ठीक इसका आंसर आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं इसका पे रोल वाउचर क्रिएट करता हूँ। कैश में जाने के बाद Alt A प्रेस करेंगे और सैलरी में जाएंगे 1/5/2020 से लेकर मैं 1/7/2020 करता हूँ। फैक्ट्री में जाऊँगा, मोहम्मद माजिद एम्प्लॉय नेम कैश। अभी भी इसका जो इशू है वो क्लियर नहीं हुआ। ये इसकी डेट में ही इशू आ रहा है, डेट ऑटोमेटिक जिसकी जो चेंज हो रही है ना, इस वजह से मिस्टेक है। इसकी डेट को फिर से चेंज करके चेक करता हूँ। डेट ऑफ वाउचर इफ़ेक्टिव डेट, डेट ऑफ वाउचर 1/5/2020 करते हैं और इसको करते हैं 1/6/2020। एक दफ़ा फिर से इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा इसका वाउचर क्रिएट करता हूँ। कैश में जाऊँगा, Alt A। आप देख सकते हैं कि अगर छोटी सी मिस्टेक भी हो जाएगी तो आपका पे रोल वाउचर जो है वो क्रिएट नहीं होगा। जो हमारी बेसिक सैलरी का वाउचर था वो हमने बहुत ही इजीली क्रिएट कर लिया, लेकिन जो ये डेली वेजेस का था इसमें इशू आ रहा है। ये जो डेट्स है ना, डेट्स की वजह से इशू इसका बन रहा है। 1/5 की बजाय मैं इसको करता हूँ 1/4/2020। अब इसकी डेट्स मैंने पता नहीं कौन सी लिखी थी, मुझे अब याद नहीं है। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 1/8/2020। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ लेने के बाद इसको लिखता हूँ। तो इसकी सैलरी क्यों नहीं आ रही? इन्वेंट्री इन्फो में जाता हूँ, सॉरी पे रोल इन्फो में, एम्प्लॉयज़ में इसकी सैलरी डिटेल देख लेते हैं इस एम्प्लॉय की, मोहम्मद माजिद की। डेली वेजेस हमने दिए थे इसको ये वाले, और ओवर टाइम भी इसका ये लिखा था, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है सारा कुछ। एक दफ़ा फिर इसका जो अटेंडेंस शीट है वो चेक करते हैं। डिस्प्ले में पे रोल रिपोर्ट्स, अटेंडेंस रजिस्टर, और ये 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर अटेंडेंस बिल्कुल ठीक मार्क की गई है। एक दफ़ा फिर से इसकी जो डेट्स है ना वो चेंज करके इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल F4, कैश का लेजर, Alt A, सैलरी डिटेल यहाँ पर देते हैं 1/5/2020, 31 ही रहने देते हैं इसको। यहाँ पर अब इस दफ़ा 31 अगस्त आ चुका है। ये डेट जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा जो वाउचर है वो क्रिएट नहीं होगा। डेट ऑफ वाउचर आज की लिखते हैं 1/6/2020। अभी भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ।
इसको 1.5 करके देख लेते हैं। जी तो काफ़ी ज़्यादा खपने के बाद मुझे इसका एरर मिल चुका है। एरर ये था कि हमने जो हमारा एम्प्लॉई था वर्कर मोहम्मद माजिद, उसकी अटेंडेंस जो है वो अगस्त की लगाई हुई थी। इस वजह से जब हम उसकी सैलरी डिटेल जुलाई की और जून की निकाल रहे थे तो उसकी सैलरी डिटेल जो है वो नहीं बन रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने दोबारा उसकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी अटेंडेंस मार्क करने में ही गलती की थी। मैं इसकी दोबारा आपको अटेंडेंस मार्क करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, पे रोल वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, F5 प्रेस करूँगा, कंट्रोल F5, और इस एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। मैं सैलरी डिटेल डिफ़ाइन करने के लिए जैसे हमने पे रोल स्लिप को ऑटो फिल किया था, वैसे ही मैं इसकी अटेंडेंस भी ऑटो फिल करूँगा। ऑटो फिल करने के लिए सेम वही शॉर्टकट कमांड यूज़ होगी, Alt A। जैसे ही मैंने Alt A प्रेस किया तो यहाँ पर वाउचर की डेट आ जाएगी। मैं वाउचर की डेट लिखता हूँ 1/6/2020। एम्प्लॉय की कैटेगरी लिखता हूँ, फैक्ट्री के अंदर ये एम्प्लॉय है, इसका नाम है मोहम्मद माजिद, और इसकी मैं लगाता हूँ प्रेजेंट कितने दिन की, 21 डेज़ की। ये जो ऑटो फिल अटेंडेंस है ये ज़रा थोड़ा सा आसान काम है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। Alt A प्रेस करने के बाद ये ऑटो फिल अटेंडेंस आपके सामने आ जाएगी। 21 डेज़ लिखने के बाद मैं इसको एंटर करूंगा और इसको सेव कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस मार्क हो रही है। इसकी 1 जून को मोहम्मद माजिद नाम है और 21 दिन प्रेजेंट रहा है। सेव कर लिया मैंने इसको। अगेन मैं एक और वाउचर क्रिएट करता हूँ अटेंडेंस रजिस्टर में, Alt A प्रेस करता हूँ। अगेन यहाँ पर डेट मैं लिखता हूँ 1/6/2020। प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी में फैक्ट्री आ जाएगा और यहाँ पर हमारा वर्कर आएगा मोहम्मद माजिद। और इस दफ़ा मैंने यहाँ पर ओवर टाइम को लेना है, क्योंकि इस वर्कर ने ये जो डेली वेजेस की बेस पर हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था, इसने ओवर टाइम भी लगाया था। ओवर टाइम जो है वो 6 घंटे मैंने बताया था, इसने 6 दिन लगातार 1-1 घंटा काम किया, तो 6 घंटे इसका ओवर टाइम भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसकी अटेंडेंस बिल्कुल ठीक हमने मार्क कर ली है। हम क्या करते हैं, इसका वाउचर क्रिएट करते हैं। अटेंडेंस शीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, पे रोल वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ पर अकाउंट लेंगे कैश का बैलेंस आ जाएगा। स्पेस की प्रेस की, फैक्ट्री में आ जाएंगे। बल्कि मैं यहाँ पर अगेन Alt A प्रेस करूँगा। मैंने बताया था कि आप पे रोल को ऑटो फिल कर सकते हैं। इसको सैलरी में ले लूँगा और डेट इसकी चेंज करते हैं 1/6/2020। इसको मैं एंड डेट को नहीं लिखता, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी में फैक्ट्री आ जाएगा और ये एम्प्लॉई आएगा हमारा मोहम्मद माजिद। सॉर्टिंग करेंगे एम्प्लॉय नेम के लिहाज से और जो हमारा लेजर है वो कैश का आ जाएगा। क्या आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही ऑटो फिल फॉर्म को कंप्लीट किया तो इस वर्कर की जो वेजेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 800 के हिसाब से 21 दिन की जो इसकी डेली वेजेस है वो बन जाएगी 16,800 और इसका ओवर टाइम 150 रुपये के लिहाज से 6 घंटे का 900 बन जाएगा। टोटल आपके सामने आ जाएगा 17,700 डेबिट और 17,700 ही क्रेडिट। इसकी नरेशन भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी और इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अभी हमने पे रोल को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारी बेसिक सैलरी 56,000 है। बोनस हमने 3,000 पे किया है। डेली वेजेस हमने पे किए हैं जो भी हमने रिकॉर्ड किया। ओवर टाइम भी हमने पे किया है और TADA भी हमने पे किया है। ये हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें एक्सपेंस साइड पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर शो हो रहा है। बैलेंस शीट में भी ये आ जाएगा और हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले के अंदर पे रोल रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पे रोल, पे स्लिप भी देख सकते हैं। सिंगल पे स्लिप मैं देखता हूँ मोहम्मद माजिद की, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंटर को यस कर देंगे तो ये जो पे स्लिप है वो सेव कर लेंगे हम डेस्कटॉप पर। मैं लिखता हूँ माजिद
की पे स्लिप है, माजिद नेम लिख देते हैं और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद व्यू करते हैं इसको डेस्कटॉप में जाकर। ये हमारी पे स्लिप आ चुकी है, इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद माजिद की पे स्लिप बन चुकी है। ये लोगो लगाना मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि अपने वाउचर में लोगो कैसे इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर डेली वेजेस उसके लिखे हैं, ओवर टाइम और टोटल अर्निंग लिखने के बाद यहाँ पर कंप्लीट उसका वाउचर बन चुका है। एस्केप की करने के बाद मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आ जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।